अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी, कल हमने बात शुरू की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। तो सबसे पहली बात आई थी कि इन्वेंट्री होती क्या है। ये मत कहना पीआरसी में पढ़ के आया ये टॉपिक। पीआरसी के अंदर फिनिश गुड्स को पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे रॉ मटेरियल को पढ़ना है। ज़्यादा टेस्ट इसीलिए करता है, खैर दूसरा भी कर लेता है टेस्ट, लेकिन टेस्ट करता है इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। बल्कि वो टेस्ट इसलिए करता है कि पीआरसी में बच्चे ने IS2 सही से नहीं पढ़ा होता, इसलिए वो टेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, वो फिर FR1 के अंदर भी टेस्ट नहीं करता ज़्यादा इसके सवाल को, तो इसलिए भी यहाँ पे टेस्ट करता है, ठीक है ना, कि बच्चा पीआरसी में करके क्या है। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री होती है अगर आपने बेचने के लिए गुड्स खरीदी हैं, फिनिश गुड्स, तो आप कि अनसोल्ड गुड्स, और अगर आपने वो मटेरियल ख़रीदा जैसे आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करना था, तो वो अभी आपने ख़रीदा है, यूज़ नहीं हुआ, अनयूज्ड मटेरियल, ठीक है। तो अनयूज्ड या अनसोल्ड आइटम्स। अच्छा, अब अनयूज्ड के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन खैर हमारे यहाँ पर तो इसी की बात चलेगी। वैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते होंगे, स्टेशनरी होती थी, वो भी आपने ख़रीदी और जो इस्तेमाल होने से रह गई वो अनयूज्ड, वो इन्वेंट्री ही होती थी, स्टेशनरी की इन्वेंट्री। अब कॉलेज वालों ने जो इन्वेंट्री मंगवा के रखी हुई होगी, अगर इन्होंने 10 मार्कर मंगवाए थे, सेशन एंड हो गया, साल एंड हो गया मिसाल के तौर पे, और 2 मार्कर इस्तेमाल होने से रह गए, तो दीज मार्कर्स वर नॉट फॉर सेल, दीज वर फॉर यूज़। तो जो यूज़ हो गए वो एक्सपेंस ही बनेंगे, वो कंज्यूम हो गए एक्सपेंस। ऐसे ही जो बेचने के लिए, अगर ये मार्कर ने बुक शॉप वाला हूँ, मैंने बेचने के लिए मंगवाए थे, तो जो मार्कर बच गए बिकने से वो इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूम हो गए, मतलब वो बिक कर कंज्यूम हुए हैं, तो वो एक्सपेंस बनेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में जाके, ठीक है ना। तो बहरहाल अनयूज्ड या अनसोल्ड आइटम्स हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक महीने के एंड पे, वीक के एंड पे, डे के एंड पे, किसी भी वक्त बैठ के अगर आप देखें आपके पास अनयूज्ड या अनसोल्ड आइटम्स पड़े हैं, तो वो आपकी उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ टाइम की इन्वेंट्री है, ठीक है। फिर हमने बात की थी जी, इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती हैं। तो बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मुझे जवाब ना दो, ठीक है, मुझसे पहले सवाल करो कि आप क्यों पूछ रहे हैं इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती है, तो बिज़नेस कौन सा है। अगर तो बिज़नेस ट्रेडिंग है तो इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स की। वो अलग बात है कि आपको सर यहाँ पे स्टेशनरी की भी तो हो सकती है, सप्लाईज़ की हो सकती है, भाई वो इधर भी हो सकती है, इधर भी, उसको छोड़ो, ठीक है। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की हो सकती है। तुम भी रात को पढ़ते रहे हो, अच्छा, ज़्यादा सो लिया होगा फिर, तभी अब नींद आ रही है। तो इन्वेंट्री ट्रेडिंग बिजनेस की भी हो सकती है, एक ही ट्रेडिंग बिजनेस की एक ही इन्वेंट्री होगी। फिनिश गुड्स खरीदी थी चीज़ें बेचने के लिए जो अनबिक्ड हैं, वो इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल खरीदते हैं ये लोग, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं और फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल ख़रीदा, वो जो ख़रीदा था इस्तेमाल के लिए, जो अनइस्तेमाल्ड है, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस में मटेरियल डाल दिया था, अभी पूरी नहीं हुई, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, गुड्स पूरी कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स नहीं बनी, ठीक है, तो पीरियड एंड आ गया। अब पीरियड एंड आ गया ना, मिसाल के तौर पे एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, तो चलें मार्कर ही बनाते हैं। मार्कर बनाने वाली जो कंपनी थी, इन्होंने रॉ मटेरियल डाला हुआ था फैक्ट्री के अंदर। ये अब जो है वो मार्कर इस स्टेज पे पहुंचा था कि ना ये वाला ढक्कन लगा हुआ है, ना इसके अंदर निब लगी हुई है, ना भी ये वाला ढक्कन लगा हुआ है, ये खौल बन चुका है। भाई इस खौल के ऊपर भी तो मटेरियल लग गया, इसके ऊपर कुछ लेबर लोग खड़े होंगे काम करने वाले, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग ये काम कर रहे थे, मशीन चल रही थी, तो कुछ खर्चे इस पर हो गए हैं। अब ना तो ये मटीरियल रहा है जो प्लास्टिक पड़ा हुआ था हमारे पास रॉ मटेरियल के स्टोर में, ना ये अभी फुल मार्कर बन के बाहर निकला है। तो पीरियड एंड आ गया, तो ये भी तो कुछ स्टॉक ही है, कुछ खर्चा हमारा, कुछ एसेट हमारा बन चुका है। जैसे आप IS16 के अंदर पढ़ा करते होंगे कि बिल्डिंग बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, ईयर एंड आ गया, तो जितना खर्चा उस पर हुआ पड़ा, आप कहते थे ये हमारा एसेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मतलब? जो ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया लग चुका, वो हमारा एसेट बन चुका है। अब साल ख़त्म हो गया, तो इस वक्त तक ये हमारा खर्चा, हमारा एसेट बन चुका है। अब अगले साल इससे ऊपर ही खर्चा होना है। बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, कि ये बनना शुरू हुआ था, अब इस पर मटीरियल इनपुट हो गया, कुछ लेबर भी लग गई, कुछ ओवरहेड्स भी लग चुके हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो खर्चे तो इस पर भी हुए। एसेट तो ये भी है ना, ये मतलब पार्टली कंप्लीट गुड्स कह सकते हैं इसको, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई लेकिन इस पर भी कॉस्ट तो लग चुकी, ठीक है।
तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर दूसरी किस्म की इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है, और तीसरी इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की। जब बना लेंगे ये फैक्ट्री से बन के शोरूम में या फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में गुड्स चली जाएंगी तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये दो मौक़ों पर जो एंट्रीज़ होती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे इनको सीखेंगे। फिर जिस वक्त हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होते हैं उसके बाद मैंने आपको अर्ज़ किया था फिर एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर रह जाता है बड़ा, और उसके बाद लेबर इस तरह से कहीं फिट ना हुआ, जैसे आज इन्वेंट्री फिट हुआ रिज़ल्ट से पहले, अगर कहीं लेबर फिट ना हुआ तो प्योर लेबर के 2-3 लेक्चर्स रहते होंगे, वो एंड पे करेंगे। लेकिन सबसे एंड पे मैं करवाता होता हूँ कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। एक लेक्चर का टॉपिक है, 2 लगा देते हैं फिर भी हम तसल्ली के लिए, क्योंकि बच्चे उसको भी छोड़ के जा रहे थे। पिछली अटैम्प्ट की बात है, 16 नंबर का सवाल उसने उसमें से दे दिया था। तो जो आप छोड़ के जा रहे होते हैं ना, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर की नज़र में कि सिलेबस में है, नहीं है, बच्चे छोड़ के आएंगे, मैं यहीं से पकड़ूंगा, यही हो रहा है बस, ठीक है ना। तो खैर एनीवेज हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, क्योंकि जो छोड़ना होता है वो पर्चे में आना होता है ना, तो हम कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। तो वो जब एंड पे जाके कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर आपको जो मैं एंट्री सिखाऊंगा वो पूरे ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट साइकिल होता है उसकी एंट्री होती है। रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उसको फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में डालते हैं, वर्क इन प्रोसेस का एक अकाउंट बन रहा होता है, फिर उसके अंदर बाकी खर्चे भी पड़ रहे होते हैं, यानी मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, यानी वो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं दिमाग के अंदर थोड़ा सा बना होता है, या प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कहते थे, उसके अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होते हैं, वो सारे मिल के प्रोडक्ट कॉस्ट बनते हैं, वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज़ के ज़रिए से हम समझते हैं, पूरा फ्लो होता है। फिर वो प्रोसेस से निकल के चीज़ें फिनिश गुड्स में आती, फिर फिनिश गुड्स से निकल कर चीज़ें बिकती हैं, वहाँ तक की एंट्रीज़ करेंगे। वो सारी एंट्रीज़ कंप्लीट तो यहीं पर जाकर होंगी जब प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर भी पढ़ लेंगे और एंड पे कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपकी बेसिकली गौरतलब बात क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर जो है, इसमें एंट्रीज़ वो पूछेगा जिसमें आपकी आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व है, सप्लायर इन्वॉल्व है। गौर फरमाएं, तो अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस हैं तो आपने ये फिनिश गुड्स बनी बनाई खरीदनी है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं तो आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, फिनिश गुड्स तो खुद बनाकर आके बेचेंगे ना, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपने और मैंने ये एरिया कवर करना है। हम इसी की जर्नल एंट्री से ज़्यादा शौक है उसको सीखने का, बल्कि आजकल रवाज उसका दोबारा से इस तरफ चला गया है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछता है, कॉस्ट NRV की कैलकुलेशन करवाता है, कुछ गलतियां भी करवा देता है कि ये सही कर दो, ठीक है ना। बहरहाल इस एरिया को हमने देखना है इस चैप्टर में, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात आती है कि इन्वेंट्री, हाँ ये मैंने लिख लिया था, बल्कि अगली बात भी लिख गया था, वाह वाह, बड़ा कल पढ़ा था। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मतलब पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत, इसका मतलब थोड़ा सा समझाता चलूँ आपको। इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो होती है, वैल्यू IS2 ने हमें बताया इन्वेंट्री की वैल्यू के बारे में। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है? उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू नहीं, यही तो लिखा हुआ नीचे उसूल IS2 का, एज पर IS2 ये मैंने रूल लिखा है, ठीक है। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मतलब वैल्यू का मतलब किस अमाउंट के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री नजर आए। मैंने अभी टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी उसकी बुनियाद बन रही है, ठीक है ना। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम होती है एक, पता है आपको। चलो अभी आपने इसमें सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, PNL वाला हिस्सा पढ़ा हुआ है, OCI इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नहीं, आप तो CMA वाले हैं, तो आपने पढ़ लिया होगा अगर आप FAR 1 पढ़ के आए हैं, तो ये बहरहाल सिर्फ PNL की बात है। और अगर आप FAR 1 नहीं पढ़ चुके तो इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे अपना FAR 1 पढ़ते हुए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक के साथ ही OCI क्या होता है। मेरा उस वक्त उससे कंसर्न नहीं है। मैंने तो आपको यहाँ तक बताया था कि CMA के अंदर तो हम वैसे ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे रुक जाते हैं, PBIT पे ही रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी चल रही होती है हमारी इस ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता था ना उसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ ही हम ज़्यादा खेलते हैं इसके अंदर, और उसमें भी फिर आपको पता ही है चीज़ें बना रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं, ये सारा काम यहीं पे चल रहा है। एनीवेज, PNL के अंदर क्या आता है? सेल्स लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स है जी मिसाल के तौर पे 500 की,
अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप जो बचपन में सीख कर आए, ज़्यादा पसंद भी है आपको, पीरियोडिक सिस्टम जो है वही वाला काम करते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, वैसे आज सिस्टम भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरा दिल है आज मैं आपको पीरियोडिक परपेचुअल थोड़ा बहुत समझाते हुए मैं आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखा दूं, पीरियोडिक में भी परपेचुअल में भी, फाइफो से भी एफको से भी, जितना हो सके थोड़ा बहुत बुनियाद बन जाए, ताकि फिर रिज़ल्ट के अगले दिन एक प्रॉपर एग्ज़ाम लेवल का सवाल करने के हम काबिल हों। तो जिन्होंने आज की क्लास मिस की और फिर घर पे भी नहीं पढ़ेंगे, तो वो फिर रिज़ल्ट के बाद फिर अगले रिज़ल्ट को रोना शुरू कर देंगे, यार हमने क्या कर दिया, टॉपिक ज़ाया कर दिया, है ना। आप तो आ गए माशाल्लाह। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब मिसाल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक था 50 रुपये, परचेज किया हमने 370 रुपये का स्टॉक, ठीक है जी, और क्लोजिंग के अंदर पड़े हुए हैं 120 रुपये का स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से क्या हुआ करता था, माइनस, यहाँ से माइनस करके कहाँ जाता था, हम कहते थे कि जी ये चूंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक है, यानी ये अभी बिका नहीं है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा न बनाओ। कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको निकाल लो और निकाल के इसको ले जाओ बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, इन्वेंट्री लिख दो, आपकी मर्जी है। और ये इस पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ये एक एंट्री पास हुआ करती थी, यानी एक चीज़ आपकी अनबिक्ड है, अनसोल्ड है, तो वो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी बिक कर। तो इस वक्त आपका क्या है, स्टॉक है, एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, ऐसा ही है ना। तो एसेट बढ़ाना है, एसेट रिकॉर्ड करें तो एसेट बढ़ाना है, एसेट बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट। और इसको एक्सपेंस जिसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल है उसका हिस्सा नहीं बनाना, तो उसमें से निकाल दो। तो एक्सपेंस को, एक्सपेंस में से कोई चीज़ निकालें तो क्या करते हैं, तो ये बेसिकली वो डबल एंट्री हुआ करती थी आपके। बेसिकली ये जो सिस्टम ये है ना, ये पीरियोडिक सिस्टम है, आज बताता हूँ दोनों सिस्टम। तो आप जो इंटर में पढ़ के आए वो ये पीरियोडिक सिस्टम होता था, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती थी, ओपनिंग की भी वही होती है, उसकी उलट होती है, छोड़े उसको नहीं सोचना, ठीक है ना। फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग नजर आ रही होती है एंट्री, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती थी, ये एसेट्स के अंदर स्टॉक बढ़ाओ, स्टॉक डेबिट, स्टॉक डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है, ये डिब्बा क्या है, ये एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस का नाम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है, सैलरी एक्सपेंस नहीं है, रेंट एक्सपेंस नहीं है, इसका इस एक्सपेंस का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी तो एक एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना, डेबिट या क्रेडिट। तो डबल एंट्री क्या बनी, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हमें कह रहा है कि ये जो 120 है ना, 120, इसके बारे में स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी। ये है वो वैल्यू, वैल्यू मींस जिस अमाउंट पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस इन्वेंट्री ने नजर आना है, ठीक है। तो वो अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है जी वो कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर हो वो होना चाहिए, ठीक है जी। अब अगली लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब मुझे कॉस्ट का पता होना चाहिए और एनआरवी का। चलो एनआरवी को अब मेरे ख्याल में कल देखेंगे, एनआरवी वाली डिस्कशन कल, मतलब रिजल्ट के बाद, जो परसों परसों देखेंगे, या फिर परसों अगर यही हम वो कार्ड्स बनाएंगे, कार्ड्स बनाते थे ना इन्वेंट्री कार्ड, अगर वही चल रही हो और एंट्री चल रही हो तो एनआरवी एक दिन और आगे चला जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जो है वो लड़ाई लड़ेंगे इधर, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है जी। ये बहस अब शुरू होने लगी। तो ऐसे ही न जाते जाएं, बल्कि ऐसे ही जाते जाते हैं, तरतीब से चल रहा है ना ऐसे। फिर कल मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री क्या होती है, फिर मैं कहूँगा इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, फिर मैं कहूँगा अच्छा चलो अब अगली बहस कॉस्ट की। तो ये सही है, ऐसे ही चलते जाते हैं, ठीक है। जितने तक चले गए चले गए। लो भैया, स्केल हमने निकाल लिया बाहर। अच्छा जी, अब ऊपर जो है ना वो मैंने जगह नहीं बचाई, लेकिन यहाँ पे बचा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी पिक्चर्स भी होती हैं। ये तो ऐसी फजूल सी एक चीज़ थी, बस आपके दिमाग में एक नक्शा बनाना मकसूद था, ठीक है जी, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, चाहते क्या हैं हम, पास होना चाहते हैं, अल्लाह ही करेंगे।
अभी भी अल्लाह कर सकते हैं, दुआ कर लो। तो अब क्या हो सकता है? वो भाई हो सकता है वो फैसला हुआ हो, पहले से ही पता हो, अल्लाह को तो अपने इल्म के साथ पता है ना कि इन्होंने तो दुआ करनी है, आखिरी दिन इन्होंने ऐसी दुआ कर देनी है, पहले से ही सेटिंग अल्लाह ने कर दी उन्हें। उम्मीद 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 है। क्या हुआ? नहीं भाई क्या कह रहे हैं पीछे? जी भाई क्या कह रहे हैं आप? पहले से सेटिंग, और जो सेटिंग अल्लाह ने बना दी वो तो सेटिंग फिर पक्की वाली है। जी बेटा। अच्छा जी, अब बात क्या हो रही है? इन्वेंट्रीज को वैल्यू करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो इसका मतलब अगली लड़ाई अब क्या है? इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना सीखें और उसकी एनआरवी निकालना सीखें। एनआरवी की बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, या अगर बात ये ना पूरी हो पाई, कॉस्ट की लड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। एनआरवी तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी हुआ है, बहुत आसान है, ठीक है। उसमें बस वो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लेस 2-3 खर्चे करते हैं, एनआरवी आ जाती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा बहस नहीं है, ज़्यादा लड़ाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगली लड़ाई शुरू करते हैं अब। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लड़ाई क्या है जी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पता लग जाए तो बच्चों अगेन मैं अर्ज़ करूँगा, चलो मैं तीनों तरह की चलो फिलहाल इसी तरह से फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये दोनों की मैंने डिस्कशन करनी है आपके साथ, ऐसा ही है, क्योंकि यही वो दोनों इन्वेंट्रीज़ हैं जो बाहर की दुनिया से लिंक्ड हैं हमारी। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस हूँ तो मैं फिनिश गुड्स, बनी बनाई चीज़ें बाहर से खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी स्पीड में वैसे आज पढ़ा जा रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई भी टॉपिक स्टार्ट में ऐसे ही करता है हमारे साथ, है ना, बदतमीज़। हैंड आउट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। हाँ, फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस की बात करेंगे हम, मैंने कहा है इस टॉपिक में। और दूसरी क्या बताई थी आपको? रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो भाई बहुत आसान, इंट्रो वाला काम। बार बार सर क्यों कहते हैं इंट्रो वाला काम? भाई इंट्रो वाला काम है, मैंने कब कहा है कि वही वाला काम आप वैसे ही यूज़ कर लो? मैंने कब कहा है? मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ कि इंट्रो में पढ़ा था, भूल गया मैं, इसलिए याद करवा रहा हूँ, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या होगा बताएं आप बताएं। मैं कह सकता हूं कि सारी परचेज से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। मटेरियल खरीदें तो भी बाहर की दुनिया से, क्या कॉस्ट पड़ेगी? परचेज प्राइस, किराया, लटरम और पटरम जो होते थे। अगर बनी बनाई चीज़ें खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे, हम ट्रेडिंग बिजनेस में, तब भी यही काम, परचेज प्राइस और किराए शराए और लटरम पटरम। लटरम पटरम में सारी लिस्ट बनाता हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करके, एग्जॉस्टिव तो नहीं कह सकते लेकिन कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम पहले तो उसूल लिखते हैं कि कॉस्ट में क्या होता है। कॉस्ट कंप्राइजेज लटरम पटरम, कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ all directly attributable costs of purchases, all directly attributable cost of purchase, सिंपल, ठीक है जी। अब अगली लड़ाई शुरू करते हैं कि ये क्या होगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, कौन सी कॉस्ट्स हैं? क्या क्या चीज़ है जिसको आप ज़रूरी खर्चा कहेंगे? भाई सादा उसूल तो ये है, हर वो खर्चा जो इन्वेंट्री को हमारे तक लाने के लिए, बल्कि यूँ कहें हमारी इंटेंडेड कंडीशन और इंटेंडेड लोकेशन में लाने तक के जितने खर्चे हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है ना। वैसे तो ये इन्वेंट्री की मिसाल नहीं है, पीपीई की एक मिसाल देता हूँ कि आपका एक 20 मंजिला प्लाजा है, आपने 2 एसी मंगवाए, एक ग्राउंड फ्लोर पे लगना था, एक 20वें फ्लोर पे। लिफ्ट ख़राब है, पक्की ख़राब है ही नहीं, बल्कि आपके इस प्लाजे में लिफ्ट है ही नहीं, चलो ठीक है। अब आपने ये दोनों एसी 1.5 लाख के खरीदे। एक एसी तो ग्राउंड फ्लोर पे ही लग गया, जो 20वें फ्लोर पे जाना था उसके लिए आपने एक मज़दूर बुलाया और आपने कहा इसको 20वें फ्लोर पे लेके जाओ।
उसने कहा भाईजान इसके लिए मैं आपसे 3,000 रुपये लूँगा। अच्छा चलो ज़रा 5,000 रुपये लूँगा। अच्छा यार ज़रा थोड़ा राउंड फिगर करनी है ना, कितना लूँगा जी? 5,000 रुपया लूँगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई ले जाओ। अब मुझे बताओ, एक ही दुकान से आया हुआ, एक ही कंपनी का एसी, लेकिन पीपीई में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तो ग्राउंड फ्लोर वाले की एंट्री होगी 1.5 लाख से, और जो 20वें फ्लोर वाला है वो मुझे कितने पड़ा? 1,55,000 में। तो फ़र्क हो जाता है ना। ठीक है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कास्ट किसे कहते हैं? हमारी इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में जब तक चीज़ पहुंच ना जाए वो सारे खर्चे हम उस एसेट की कॉस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम अगली बात किया करते थे जी, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कहा जाता था कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही I-16 में भी इसका कोई ऐसा ही नाम होता था, मुझे लगता है इन्वेंट्री में भी आपने ऐसा ही नाम पढ़ा था, ऐसा ही है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। जिसको हम यूँ कहा करते थे कि कॉस्ट, बल्कि वो शायद यूँ लिखा होता था स्टैंडर्ड में, मुझे याद नहीं आ रहा। कॉस्ट इंक्लूड्स क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो एक लंबी लिस्ट थी जी। सबसे पहले हम कहते हैं जी इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? परचेज प्राइस, जितने का ख़रीदा सप्लायर से। ठीक है जी, उसमें से अब लिस्ट बनाते जाते हैं मेरे ख्याल से हैं, इसमें से लेस करते थे हम डिस्काउंट्स। पहले तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाता था, लेकिन फिर आप इंट्रो में पढ़ के आए, नया रूल आया था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो भी एसेट में, वैसे तो सेल को नेट करते हैं लेकिन दूसरा इम्पैक्ट उसका एसेट पे भी पड़ जाता है। तो बहरहाल डिस्काउंट्स में आपने ट्रेड डिस्काउंट हो या सेटलमेंट डिस्काउंट हो, अब आपने उसको कहाँ से माइनस करना होता है? परचेज प्राइस में से, यानी कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। परचेज, मुझे लगता है आपको भूल रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की पुरानी एंट्री होती थी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। फिर स्टैंडर्ड बदला, असल में IFRS 15 आया जो आपने FR 2 में पढ़ा या पढ़ना होगा या पढ़ेंगे इस दफ़ा, जो भी जहाँ पे भी अब ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि FR 1 की क्लास में बताना आसान होता है कि FR 1 वालों को बंदा कहता है तुम FR 2 में पढ़ोगे। अब आप में से पता नहीं कोई FR 2 पढ़ भी चुका हो तो कोई पता नहीं, किसी ने पढ़नी हो कोई पता नहीं, कोई पढ़ रहे हो तो IFRS 15 एक स्टैंडर्ड है ये रेवेन्यूज़ का। ये जब आया था तो इसने ये चेंज की थी, इसने कहा था ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की बजाय आप सेल्स को ही, ठीक है, सेल्स को ही डेबिट कर दो। पता है लोग क्या करते थे? लोग यहाँ पे इस तरह से करते थे पहले ज़माने में, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर लिया 100 रुपये से, और बाद में से कहा यार ठीक है बिल इतने का ही है, कुछ दिन बाद आना, जब कुछ दिन बाद कैश लेकर आओगे ना तो मैं 10 रुपये और छोड़ दूँगा। तो 10 रुपये और छोड़ने की अगर ये एंट्री करते थे एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है, और फिर मतलब कैश तो आ गया ना, ठीक है, कैश पूरा 90 आ गया, तो कैश डेबिट जो है वो 90 से और डेटर क्रेडिट कर देते थे 100 से, ये बाकी 10 जो है ये एक्सपेंस में, मैं सिर्फ 10 की एंट्री कर रहा हूँ। अब इसका असर क्या होता था? इसका असर कुछ यूँ निकलता था, सेल बुक कर लेते थे ये 100 की, और नीचे जाके सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर एक डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डाल देते थे 10 रुपये। अब होता क्या था, देखने वाले की नज़र, कभी भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें ना, सबसे पहली नज़र आपकी इस पर पड़ती है। तो देखने वाले की नज़र धोखा खाती थी, सेल ओवर स्टेटेड होती थी। स्टैंडर्ड ने कहा ये फनकारी करो बंद, यहीं पर सेल को कर दो कम, शेयर बन गया, ये फनकारी करो बंद, यहीं पे कर दो सेल को कम। चल थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, गुजारा कर लें अब, ठीक है, इतने की शायर है ना ये हम, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड ने कहा। अकाउंटेंट्स ने दूसरी चीज़ फिर खुद से ही बना ली, दूसरी चीज़ फिर खुद से बना ली। वो क्या थी? जब चीज़ ख़रीदी जाती थी तो भी परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होता था, और फिर वहाँ से जब डिस्काउंट मिलता था तो उसकी एंट्री होती थी क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। तो स्टैंडर्ड ने तो ऐसी बात कोई नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर अकाउंटेंट्स ने खुद कहा कि अच्छा जी अगर वो सेल करते हुए हमने इसको नेट ऑफ सेल किया तो जब परचेज़ करेंगे तो ये परचेज़ वाले बंदे ने हमें डिस्काउंट दिया है तो इसको भी क्या कर दें, परचेज़ में नेट कर दें। तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज ही तो निकाल रहा हूँ। तो अगर सेटलमेंट ट्रेड डिस्काउंट तो ये है ना कि आपकी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ था 120, आप गए, आपने कहा यार पुराना कस्टमर हूँ यार, बड़ा ऑर्डर लेके आया हूँ, बल्क क्वांटिटी है यार, तुम मेरे कज़न हो, क्या हो गया यार, कोई थोड़ा हिया करो, ये कर करा के बारगेन करके आपने ऊपर वाला 20 छुड़वा लिया। वो 20 तो निकल कर 100 से ही कहानी शुरू हुई,
लेकिन ये अगला 5 जो है, पहले ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस या डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जीपी के बाद शो होता था, ये स्टैंडर्ड आईएफआरएस 15 ने आकर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को सेल में डेबिट कराया। तो फिर हमने कहा दूसरी तरफ एक की सेल दूसरे की परचेज ही होती है, अकाउंटेंट्स ने कहा फिर दूसरी तरफ भी यही रूल होना चाहिए, एक जैसा हो, ठीक है ना। तो ये परचेज बेसिकली क्रेडिट हो रही है। जो मैंने यहाँ लिखा ना, डिस्काउंट में आपने ट्रेड और कैश यानी सेटलमेंट डिस्काउंट दोनों ही रखने हैं। ये सेटलमेंट के वक्त मिलता है डिस्काउंट, ठीक है, ये डिस्काउंट सेटलमेंट के वक्त मिलता है। आपको कहता है कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी है आपने, जब पैसे देने आओगे तो आपको 8 रुपये और छोड़ देंगे, 92 रुपये दे देना बस। तो ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। तो उसको उन्होंने कहा जी परचेज को ही नेट कर लो, आपको गुड्स ही 92 रुपये की पड़ी हैं, ये ना करो कि परचेज अलग से बुक करो और फिर आगे नीचे जाके अदर इनकम में अलग से अदर इनकम दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कहानी थी असल में कि डिस्काउंट को माइनस कर देना है परचेज प्राइस में से, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे सेटलमेंट। ओके, जाग रहे हो ना, बस थोड़ा सा कर आगे चलते हैं, अभी सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐड कर दो ऑक्ट्राय चार्जेस होते हैं, अगर को आ जाए सवाल के अंदर। ऑक्ट्राय चार्जेस कहते हैं समुद्री किराए को, समुद्री किराए को ऑक्ट्राय चार्जेस कहते हैं। मैंने कहा कभी ये लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ आ जाए परेशान हो फिर, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये वो वाहिद इंश्योरेंस है जो एसिड की कॉस्ट में ऐड होती है परचेज में। अब इन्वेंट्री खरीद रहे हैं ना, इन्वेंट्री एक एसिड है, उसकी कॉस्ट में ऐड होनी है, ठीक है। उसके बाद बाहर से अगर आपने मंगवाई है इन्वेंट्री तो एलसी के चार्जेस होते हैं, एलसी ओपनिंग चार्जेस, एलसी चार्जेस लिख लो। लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको। बाहर के मुल्क से चीज़ मंगवानी हो या भेजनी हो तो आपको एलसी ओपन करवानी पड़ती है, क्योंकि बाहर वाले को आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। ट्रस्ट का इशू बहरहाल होता है कि एक ने चीज़ भेजनी है, दूसरे ने पैसे देने हैं, तो दोनों इनसिक्योर फील करते हैं, तो बैंक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो बैंक्स इस इन्वॉल्वमेंट के कुछ चार्जेस लेते हैं। तो ये जो इन्वॉल्व बैंक को किया जाता है, इस अरेंजमेंट को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना पड़ता है बैंक के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के वो एक तरह की गारंटी होती है जो बैंक दे रहा होता है आपके बाहर के ओवरसीज सप्लायर को या कस्टमर को, कि पैसे भेज दो चीज़ें आ जाएंगी, हमारी गारंटी है। तो बहरहाल इसके वो जो है वो कुछ चार्जेस लेता है। तो अगर इंपोर्ट करना है, आपने मटेरियल ख़रीदना है, बाहर के मुल्क से मंगवाना है, तो ज़रूरी है ये भी कॉस्ट, इसके बगैर वो मटेरियल नहीं आ सकता। एलसी ओपन करवाना ज़रूरी है, तो ये भी एक खर्चा है, ठीक है। तो एलसी के चार्जेस भी आपके शामिल होंगे कॉस्ट में, परचेज़ के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद नॉन रिफंडेबल जितने टैक्सेस होंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉर्मली जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं वो तो होती ही नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। बहरहाल उसूल क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। ये हम वो लिस्ट बना रहे हैं कि कभी पर्चे के अंदर आपको इनमें से कोई 2-3 चीज़ें दे दे तो आप कॉस्ट में ऐड कर लें ना, ठीक है। ये ना हो आप भूले पड़े हों, आप कहें बस पता नहीं इंट्रो तो बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद जी मिसाल के तौर पे आप दिमाग के अंदर आपके ना मैकेनिज़्म, आपने दिमाग के अंदर ना ये कहानी चलानी है कि हमने बाहर के मुल्क से एक मटेरियल मंगवाया है, तो बाहर के मुल्क से मंगवाया तो पहले उसको पैसे भेजे, डिस्काउंट हो गया, समंदर के रास्ते से आया, किराया लगा, इंश्योरेंस रास्ते में कराई, वेल मछली ना खा जाए उसे, फिर एलसी ओपन करवाई हुई थी, फिर कोई टैक्सेस ड्यूटीज़ पोर्ट पे दिए, एफबीआर वाले आ गए, अब पोर्ट पे आ गए, आप थोड़ा आगे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कराची के पोर्ट से लाहौर लाना है, हमारा बिज़नेस तो लाहौर है, तो ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर भी ऑक्ट्राय ट्रांसपोर्टेशन ही है लेकिन उसका नाम अलग से इसलिए लिख दिया कभी अलग आ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। उसके बाद वहाँ पर पहुँच गया हमारे गोडाउन में, हमारे गोडाउन में पहुँच गया तो उसको उतार के रखने के खर्चे, हैंडलिंग कॉस्ट। नहीं जी, यहीं पे तो बात आनी है भाई, कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। 10 महीने तक इन्वेंट्री बिके ना और किराया बढ़ता पड़ता वो इन्वेंट्री कहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता, उसको नहीं, वो भी मैं लिखता हूँ आगे, डज नॉट इंक्लूड वाला आपने बोल दिया, ठीक है। तो हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपका जो है आपने वो ट्रक से उतार के गोदाम में रखा, तो ये जो मज़दूरों ने लगकर काम किया ये आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है, क्योंकि आप इन्वेंट्री के इन आइटम्स को चाह रहे थे कि ये इस गोदाम में इस जगह पे रखे हुए हों, तो ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा खर्चा नज़र आ जाए सवाल में, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने, फ्रेट आ गया ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट एक ही बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए आपके इस लिस्ट में नहीं था,
तो इसके लिए मैं एक जुमला और लिख दूं, ठीक है, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है जी, जो कि ज़रूरी हैं इन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, ठीक है। तो ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है ना, कोई लिस्ट थोड़ा ही एग्जॉस्टिव है, कोई ऐसी चीज़ दे देता है जो नज़र आ रही है ना, आपको समझ आ रही है कि ये ज़रूरी खर्चा है, इसके बगैर हमारी इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन में नहीं ये इन्वेंट्री का आइटम पहुंच सकता, तो वो आप खुद ही ऐड कर दें, ठीक है। तो ऑल अदर, जी बेटा टेस्ट रन इन्वेंट्री की नहीं होती, प्लांट की होती है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। टेस्ट रन प्लांट इंस्टॉल करके किया जाता है, ये हम अब वो पीपीई नहीं पढ़ रहे हैं, ये 16 से निकल आए, ये हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं। तो इन्वेंट्री क्या है, या मटेरियल मंगवा के उसको प्रोडक्शन में यूज़ करना है, या हमने मटेरियल नहीं फिनिश गुड्स मंगवा के उनको बेच देना है, ठीक है, इसलिए टेस्ट रन नहीं। इंस्पेक्शन कॉस्ट हो सकता है, वो जो आप शायद कह रहे हैं कि चेक करने के लिए वो कोई बंदा रखा हुआ, तो मैं तो हैंडलिंग में ही डाल दूँगा उसको कि चेक करके रख रहे हैं कि हमारे मतलब की चीज़ है या नहीं, ठीक है। तो बस ठीक है ना, अब सोचना का अगला काम आपका है। वैसे तो इंशाल्लाह इसमें से बाहर नहीं निकलेगी चीज़, अगर पर्चे में वो देता भी है आप CMA के अंदर, अगर वो टेस्ट करता भी है तो वो ये कर देगा, परचेज प्राइस देगा, कोई एक आधा डिस्काउंट डाल देगा, और इनमें से कोई एक या दो, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पसंद है उसको, ठीक है, ये इस तरह से 2-3 चीज़ें दे देता होता है जो ऐड होंगी, ठीक है जी। बेटा वो भी यही लिखने लगा, ठहर जाओ, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स इन, ये आपकी बात, इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, ऊपर इन्वेंट्री लिखा हुआ था ना, मैं एसेट लिखने लगा था, इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, ये तो मेरी बात हो गई, एंड लोकेशन, ये बुज़दार की बात हो। तो जाहिर है अगर अगली चीज़ों को हिलाने जुलाने का भी मजदूरों ने 1000-1500 अलग ले लिया, तो यार इसी के लिए ही किया ना खर्चा, तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खुद भी सोच लेते होते हैं, खैर। और अगर मिसाल के तौर पे कोई एक आधी चीज़ गलत कह भी दी तुमने तो कोई मसला नहीं है, होगा सवाल 10-12 नंबर का, 7-8 फिर भी आ जाएंगे। ज़िंदगी को ऐसे कॉन्फिडेंस से जीना चाहिए, ठीक है ना, परेशान कभी नहीं होना। यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको सचमुच में कसम भी उठाने के लिए तैयार हूँ, पर उठानी नहीं चाहिए, कहते हैं मुनासिब नहीं है, कि ICAP की चाहत होती है कि आपको किसी तरह से पास किया जाए। ये सोच बदल दें कि भाई पेपर टफ होना इज समथिंग एल्स, अपनी तैयारी इस लेवल पे लाओ, आपकी तैयारी के लेवल पे पहुंचेगी। ये नहीं होगा आपको लगता है कि जी 50 वाले को 49 कर देते हैं, दोबारा पढ़ के आओ, नहीं, 49 वाले को 50 करते हैं कि बस ठीक है यहाँ तक आया है तो पढ़ के ही आया, 49 नंबर पढ़े बगैर नहीं आते। लेकिन आप लोगों को मतलब वो खुद काम करना नहीं, खुद मेहनत करनी नहीं, दूसरों पे डालना। चले भी डाला इंशाल्लाह, आप तो कहेंगे नहीं हमने खुद मेहनत की, देखा हम पास हो गए इंशाल्लाह। कल आप परसों मिठाइयाँ, मेरे लिए शुगर फ्री मिठाई लाना। अच्छा मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छा मिठाई क्या शुगर फ्री सर, मीठा फ्री, नहीं मैं देखो डाइटिंग पे हूँ ना, यू नो। अच्छा जी हैं, कल यार मैं नहीं आऊँगा, कल मैं क्यों आऊँ, वो परसों भी ले आते होते हैं वो परसों फिर बच्चों के साथ ना जो भी होगा, खुशियों वालों को खुशियाँ और दुख वालों के दुख बांटेंगे। लेकिन कल का दिन जो है ना, वो बच्चे नॉर्मली नहीं आते। नॉर्मली खुशी वाले खुश फिर रहे होते हैं, दुख वाले दुखी होते हैं, एक दिन लग जाता है संभलते हुए। इसलिए उसी दिन तो नहीं रखना चाहिए ये। बाकी मैं इंशाल्लाह वो टाइम फिर रख लेंगे ना, बच्चे मिलकर जो भी मशवरा होगा कर लेंगे कि सर देखें 3 दिए थे, तीनों पास हो गए माशाल्लाह, सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो आगे सिर्फ 2 पेपर रखे हुए हैं, और अगले कौन से पेपर, ऐसे मशवरे करने जब बच्चे आएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर उनके साथ जो है वो उनको टाइम देना पड़ता है ना। फिर अच्छी सोच, अच्छा गुमान रखना चाहिए ना कि सारे ऐसे ही आएंगे। अच्छा जी बच्चों, लिस्ट ज़रा लंबी हो रही है, तस्वीर में ज़रा मसला होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इधर ही दूसरी बात कर देता हूँ, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। 4-5 चीज़ें हैं ताकि आपकी पिक्चर ज़रा थोड़ी सी ऐसे बेहतर हो जाए।
So cost does not include यार तुम लोग ऐसे ही आ गए, इंट्रो है यार, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पता है यार उनको यार ये काम करना है, हटो साइड पे। इसकी पिक्चर लेनी थी, इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने जो बताया वो समझ आ गया, बस इतना मतलब है मेरा। आपको मैंने ये साबित करना था कि अगर कोई डिस्काउंट मिले, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो, जैसे मैंने बोल के समझाया था, भाई मैं तेरा पुराना कस्टमर, भाई इतना लंबा ऑर्डर, भाई जो मतलब बारगेन करके डिस्काउंट लिया उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, वो भी परचेज की प्राइस में से माइनस। सेटलमेंट डिस्काउंट, जल्दी पैसे दोगे तो 5 रुपये और माफ़ कर दूंगा, मतलब डिस्काउंट का लफ्ज़ आ गया तो परचेज प्राइस में से माइनस करो। अब बस इतना समझाना था मैंने आपको, इंट्रो नहीं पढ़ी तो मैंने समझा लिया, ये बस इतना भी समझाना है। कॉस्ट डज नॉट, और मुझे इंट्रो से क्या लेना। ये मतलब सोच अगर है भी ना किसी की कि वो इंट्रो नहीं पढ़ी हुई तभी सीए में समझ नहीं आ रही, वो असल में वो सोच नहीं रहा कि खुद मेहनत नहीं कर रहा वो बच्चा, ठीक है ना। खुद मेहनत करे सब समझ आएगा। मैंने कोई मोहताजी नहीं रखी हुई यहाँ पे इंट्रो की, जो ज़रूरत पड़ती है देख लो। हालांकि असूली तौर पर ये जो बातें कर रहा हूँ मैं, ये तो की हुई हैं आपने, ये वाली बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि जिनको वहाँ पर थोड़ी कमी बेशी थी विटामिन प्रोटीन की, वो यहाँ पूरी हो जाए। जी, क्या कुछ नहीं शामिल होना चाहिए अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस दे दे सवाल में। ये बस उसका शौक पता है क्या है, 2-3 चीज़ों के अंदर उलझाएगा। कोई कहा डिस्काउंट शायद दे दे, वरना नॉर्मली क्या करेगा, तो कहेगा जी ये चीज़ खरीदी इतने की है, इसमें इतना रिफंडेबल टैक्स है, पे किया, इतना नॉन रिफंडेबल है। पता होना चाहिए रिफंडेबल को आपने ऐड नहीं करना, नॉन रिफंडेबल को करना है। किराया है जी, किराया टोटल लग गया, मिसाल का टोटल दे देगा जी, 4 तरह की चीज़ें मंगवाई हैं और किराया इकट्ठा एक ही ट्रक पे मंगवा लेगा तो उसको बांटना पड़ सकता है। इस किस्म के काम होंगे, पर पता होना चाहिए कॉस्ट में क्या होगा क्या नहीं। तो रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो हैं वो कॉस्ट में शामिल नहीं करने। या अल्लाह आज मैं सवाल करवाना ही करवाना है, या अल्लाह मुझे तौफीक दे, या अल्लाह मैं करवा लूँ, या अल्लाह, ताकि जिन्होंने छुट्टी की उन्हें लगे पता। स्टोरेज कॉस्ट, मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, मोबाइल में मैसेज कर लिया कर लिया तो मैं अगली बात करूं। आपने कहा था स्टोरेज कॉस्ट, मैंने कहा था नहीं, तो मैंने लिस्ट में डाल दिया। स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके हम देखेंगे होल्डिंग कॉस्ट, इसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री मंगवा लिया, उसको होल्ड करने की कॉस्ट, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है। उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट होती है, अब वो मिनिमम करने के लिए वहाँ टेक्निक्स पढ़ेंगे। हम एक हिसाब की इन्वेंट्री मंगवाएंगे कि इतनी ज़्यादा भी ना मंगवा लें कि होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़े, इतनी कम भी ना मंगवाएं कि आप दुकान पे जाएं सुबह सवेरे, भाई वो घी का डब्बा दे दो, यार इस दुकान पे तुम ज़रा बैठो इस सीट पे, अपना मोटरसाइकिल दो, मैं अभी फैक्ट्री से पकड़ के लाया। यानी इतना कम स्टॉक भी ना हो कि स्टॉक आउट हो जाए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि किराया बहुत पड़ने लग जाए, वेयर हाउस ही लिया हुआ, दुकानदार ने पिछली दुकान ले ली किराए पे, सिर्फ स्टॉक रखा हुआ है, नहीं, तो वो वहाँ पे जाके टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये स्टोरेज कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट। क्योंकि हमने क्या कहा कि इनमें जो नहीं आई तो फिर इससे गुजारो, इस छाननी से गुजारो। ये छाननी क्या कहती है कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने, ब्रिंग 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 लाने के खर्चे, रखने के नहीं। पड़ी है तो क्या मतलब, इन्वेंट्री कॉस्ट 10 साल इन्वेंट्री नहीं बिकी, 10 साल में लाख वाली इन्वेंट्री करोड़ की हो गई, किराया डाल के ज़रा ज़्यादा हो गया, चले माजरत, ठीक है। अच्छा जी, स्टोरेज कॉस्ट नहीं। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, एक बंदा आया कहने लगा भाईजान मुझे ना आप इस पे 5% वो दें, कमीशन दें, मैं सारी इन्वेंट्री हाथों हाथ बिकवा देता हूँ। इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं, जो भी कॉस्ट है इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं। इस वक्त मेरा मकसद क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाना आपको, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ये नहीं। एडवर्टीजमेंट सेलिंग में ही आ जाता है। अच्छा, आग लग गई वेयर हाउस में, या नकब लगाई और चोरी करके ले गए, इससे बचाना है तो इंश्योर करवा लो। अब इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है, असली हो या नकली, है ना, डिग्री तो डिग्री है। जी हाँ, मैंने वो इंश्योरेंस लिखते हुए कहा था ये वो वाहिद इंश्योरेंस है जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनती है।
इसके अलावा जिस मर्जी नस्ल की इंश्योरेंस करवाओगे वो यही पीपीई में भी IAS 16 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि इंश्योरेंस वो जो रस्ते वाली, वो क्योंकि इन्वेंट्री को हम तक लाने के लिए ज़रूरी इंश्योरेंस थी, अक्सर वो रिक्वायर्ड होती है, मोबाइल वाले भाई अक्सर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई है, अब वो इन्वेंट्री जैसे स्टोरेज करने की कॉस्ट नहीं डालनी, वैसे ही उस इन्वेंट्री को यहाँ पड़े पड़े सेफ रखना है, चोरी से मतलब इंश्योर करवाना है कि चोरी हो जाए या आग लगे, नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस वाले को फ़ायदा भरेंगे, नुकसान भरेंगे और हमें फ़ायदा होगा, तो वो वाली इंश्योरेंस भी आपने इंक्लूड नहीं करनी। और मिसाल के तौर पे आप कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे फाइन्स वगैरह, आप अपनी गाड़ी पर गए थे इन्वेंट्री उठाने और आपने 2-3 इशारे भी रास्ते में तोड़े और एक जगह पे पकड़े गए, चालान भी दे दिया, आपने कहा इन्वेंट्री की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से नहीं भाई नहीं, आपने इंपोर्ट करवाई इन्वेंट्री, इंपोर्ट करवाई, इंपोर्ट वाली इन्वेंट्री, इंपोर्टेड इन्वेंट्री पोर्ट पे पड़ी थी, एक टाइम दिया जाता है कि इतने वक्त में उठा लो, नहीं तो उस पर चार्जेस पड़ते हैं लेट उठाने पे, उसको डेमरेज चार्जेस कहते हैं। मैंने मुश्किल नाम नहीं लिखा, मैंने लिख दिया बस फाइन्स वगैरह, लेकिन याद रख लेना डेमरेज चार्जेस। तो डेमरेज चार्जेस क्या होते हैं कि आपने इन्वेंट्री लेट उठाई तो वहाँ पोर्ट पे जगह घिरी रही, तो एक खास वक्त तक तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, उससे लेट किया तो उससे ऊपर फाइन पड़ गया आपको, वो फाइन आप क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं, आपका कसूर है, आपकी सुस्ती है, उठा लेते, इन्वेंट्री का क्या कसूर है, ठीक है, सही है भाई। आज पायलट नया है, पायलट, ओ भाई पायलट, पार्ट 2 शुरू कर दो।